हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भांडगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 2 महीने का जो छोटा सा बेबी हमारे क्लिनिक में आया है उसकी केस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये केस है अर्ब्स पाल्सी यानी कि ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजुरी का। इंजुरी क्या होती है, क्यों होती है और इसमें कौन से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमें पेशेंट पे मिलते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। और सेकंड पार्ट में मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो नसों का जाला निकलता है, नेक में से जो नसों का जाला निकलता है वो हाथ में नर्व सप्लाई करता है, और लोअर बैक में से जो नसों का जाला निकलता है वो हमारे लोअर लेग में नर्व सप्लाई करता है। नसों का जाला जो गर्दन में से निकलता है आगे से आते हुए यहाँ से नेक में से निकल के ये नसों का जाला जो है कॉलर बोन के नीचे से निकलते हुए शोल्डर तक पहुंचता है, और शोल्डर के नीचे यानी कि आर्म पीट से ये नसों का जाला वहां तक पहुंचता है। और ये ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं, ये एक बंडल होता है। फिर ये नर्व्स सेपरेट बन के पूरे हाथ में नर्व सप्लाई करते हैं। नेक से लेके शोल्डर के आर्म पीट तक ये जो जाला होता है जिसको ब्रेकियल फ्लेक्सस कहते हैं। ब्रेकियल फ्लेक्सस का ये जो एरिया है, यहाँ पे अगर इस बंडल को इंजुरी हो जाती है तब इसको ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजुरी कहते हैं। इंजुरी बड़ों में होती है तब इसको ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजुरी कहते हैं। और यही इंजुरी जब नवजात शिशु मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं इनको जब होता है तब इसको अर्ब्स पाल्सी कहते हैं। तो बड़ों में जब ये इंजुरी होती है, बेसिकली इसका मोड ऑफ इंजुरी का रीजन ये होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये एक पहला रीजन होता है जहां पे टू व्हीलर या साइकिल पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सर के बल गिरने के कारण जहां पे शोल्डर और हेड में बहुत ज्यादा ट्रैक्शन फोर्स अगर क्रिएट हो जाता है, या डायरेक्टली वहां पे हेड सर से बहुत ज्यादा ट्रैक्शन फोर्स में लैटरल बेंड हो जाता है, तब यहाँ पे ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजुरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरा रीजन डायरेक्ट इंजुरी, जैसे कोई शार्प वेपन से यहाँ पे अगर वायलेंट अटैक किसी ने कर दिया तो ऑब्वियसली फिर ये ब्रेकियल फ्लेक्सस डैमेज भी हो सकता है। नवजात शिशुओं में जब ये इंजुरी होती है तब इसको अर्ब्स पाल्सी कहते हैं। डिलीवरी के टाइम पे यानी कि बर्थ इंजुरी जिसको कहते हैं, बेसिकली बच्चा जब माँ के पेट में होता है और उसकी अगर पोजीशन ब्रिज प्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि वजाइनल डिलीवरी के टाइम पे सर पहले बाहर आता है, लेकिन उसके जगह पे अगर पैर पहले आते हैं और बाद में सर आता है जिसको कि ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं। और इस टाइम पे अगर बच्चे को बाहर आते वक्त बेबी का सर माँ के पेल्विस से बड़ा है या पेल्विस में स्टक हो जाता है, तब बाहर निकालने के प्रयास में शोल्डर को पकड़कर हेड को बाहर निकलने की जो कोशिश की जाती है, उसमें ये बर्थ इंजुरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण बेबी का शोल्डर और हेड बहुत ट्रैक्शन फोर्स में खींचकर बाहर निकाला जाता है, और इस प्रयास में अर्ब्स पाल्सी हो जाती है। अभी जो हमारे यहाँ पे छोटा बेबी जो आया हुआ है, ये गर्ल बेबी है और इसको ये इंजुरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी हुई है। अभी अर्ब्स पाल्सी, पाल्सी का मतलब है पैरालिसिस, यानी कि जिस साइड में अर्ब्स पाल्सी हुई है उस साइड की हैंड की मूवमेंट शोल्डर से लेके फिंगर्स तक पूरी तरह से बंद हो जाती है, हाथ पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है, और इसीलिए इसको अर्ब्स पाल्सी कहते हैं। अर्ब्स पाल्सी जो है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जब बेबी का पेडियाट्रिक असेसमेंट किया जाता है, और ड्यूरिंग डिलीवरी इटसेल्फ अगर इस प्रोसेस से बेबी की डिलीवरी हो रही है तब ये मोस्ट प्रोबेबली वहां पे ही डायग्नोसिस हो जाता है कि ये अर्ब्स पाल्सी है। इसके क्लिनिकल सिम्टम्स भी हमें पेशेंट्स पे मिलते हैं, और उसी के साथ
पैथोलॉजिकल टेस्ट करके भी हम डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि स्कैन है, एमआरआई है, ईएमजी, एनसीवी। जैसे फिजिकल प्रेजेंटेशन जो मिलता है बेबी पे या अगर बड़ों में भी अगर इंजुरी के कारण, तो वो क्या होता है वो हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर से देखते हैं। अभी आप भी इस बेबी में भी देख सकते हो कि क्या क्या मूवमेंट्स बेबी नहीं कर पा रही है। जैसे कि नॉर्मल हैंड में आप देख सकते हैं बच्चे हमेशा हाथ ऊपर करके ही सोते हैं, खेलते हैं, पूरे शरीर का मूवमेंट करते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अफेक्टेड हैंड है उसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। शोल्डर का जो एक्चुअली फ्लेक्शन, अबडक्शन, ये जो मूवमेंट होता है, यानी कि हाथ को ऊपर लेना, साइड से ऊपर लेना शोल्डर में से, वो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। शोल्डर इंटरनली रोटेट हो जाता है। एल्बो जॉइंट में भी जो है बेंडिंग मूवमेंट नहीं होती है। फोरआर्म जो है प्रोनेशन में ही होता है, मतलब हथेली नीचे की तरफ होती है। फोरआर्म की भी मूवमेंट्स यहाँ पे नहीं हो पाती है। रिस्ट जो है ड्रॉप हो जाता है। फिंगर्स आप देख सकते हैं पूरी तरह से अंदर की तरफ कर्ल है, बेंड है। सो रिस्ट के भी मूवमेंट, फिंगर्स के भी मूवमेंट जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो शोल्डर से लेकर रिस्ट, फिंगर्स तक हैंड मूवमेंट ना होने के कारण आप हाथ का एटीट्यूड भी देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से स्ट्रेट है, और अपोजिट हैंड के कंपेयर में उसके कारण हाथ छोटा दिखता है लेंथ में। और उसी के साथ अभी ये तो जस्ट 2 मंथ्स का बेबी है, इसमें इमीडिएट डिफॉर्मिटी नहीं मिलती है। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ना ली जाए तब आगे चल के फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इस तरह से हाथ में हो सकती है, मसल्स, टिश्यू टाइटनेस डेवलप होने के कारण। सो बेसिकली अभी हाथ का जो ये एटीट्यूड है, जो शरीर से पीछे की तरफ जाने के कारण पूरा शोल्डर इंटरनली टर्न हो जाता है, एल्बो स्ट्रेट हो जाता है, फिंगर्स, रिस्ट ड्रॉप होने के कारण पूरा फ्लेक्शन में, मतलब बेंडिंग पोजीशन में ही पीछे रहने के कारण हाथ का एक स्पेसिफिक एटीट्यूड बन जाता है। जिस तरह से पुलिसमैन टिप लेते हैं पीछे हाथ करके, उस तरह से हाथ का ये एटीट्यूड यहाँ पे दिख कर आता है। और इसीलिए ब्रेकियल फ्लेक्सस अर्ब्स पाल्सी का जो हैंड का एटीट्यूड होता है उसको क्लिनिकल साइन में कहते हैं पुलिसमैन टिप या पॉटर्स टिप या वेटर टिप। ये फिजिकल साइन और सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस इंजुरी को फिजिकली, क्लिनिकली डायग्नोस करने के लिए। उसी के साथ सेंसेशन भी पूरी तरह से लॉस हो जाते हैं, मोटर फंक्शन भी पूरी तरह से लॉस हो जाता है। ऑन एन एवरेज 80% केसेस जो नर्व इंजुरी के, अर्ब्स पाल्सी के होते हैं, उसमें ये सिर्फ नर्व स्ट्रेच होने के कारण ही अर्ब्स पाल्सी मिलती है। इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन भी कंजर्वेटिव यानी विदाउट सर्जरी, फिजियोथेरेपी के थ्रू पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन 20% केसेस में अगर नर्व पूरी तरह से ही डैमेज है तो फिर छोटे बच्चों में भी सर्जरी करना जरूरी होता है। एंड देन पोस्ट सर्जरी फिर उनका रिहैब ये शुरू होता है। तो नेक्स्ट सेकंड वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस छोटे बेबी का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ इमीडिएट फिजियोथेरेपी जो शुरू होना चाहिए वो किस तरह से होता है, अर्ली फेज ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, लेट फेज ऑफ ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल लीड फिजियो को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगी। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड हैप्पी वॉचिंग।